मैं जिस घर में काम करती थी उस बेगम साहबा की कोई औलाद नहीं थी। पता नहीं था कि वो बांझ थी या फिर औलाद पैदा करना ही नहीं चाहती थी। बेगम साहबा ने मुझे अपने घर में ही एक कमरा दे रखा था जहां मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। एक रात मैं बेगम साहबा के कमरे के पास से गुजर रही थी कि मुझे अंदर से बेगम साहबा की आवाज़ आई, जो रोते हुए अपने शौहर के सामने हाथ जोड़ रखी थी। मैं इतनी बच्ची भी नहीं थी कि ये बात समझ ना सकती कि वो क्यों रो रही थी। कुछ दिन गुजरे तो बेगम साहबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, तुम मेरा एक काम कर दो, जिसके बदले मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी। मैंने हामी भर ली और बेगम साहबा से उस काम के बारे में पूछा तो मुझे सर्दी में भी पसीना आ गया। बेगम साहबा ने बोला कि मेरे लिए तुम एक बच्चा पैदा करो, क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती और मेरे शौहर को बच्चे की बहुत ख्वाहिश है। मैंने हैरान होकर बेगम साहबा से कहा, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं कैसे बच्चा पैदा करूँगी। जिस पर बेगम साहबा ने कहा, इसकी फ़िक्र तुम मत करो, बस एक हफ्ते की बात है। जब तुम हामला हो जाओगी तो फिर तुम्हें मैं अपने शौहर के साथ नहीं सोने दूंगी। और रही बात तुम्हारी माँ की, मैं उनको भी समझा दूंगी। मैंने शुरू से ही अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि शादी करके बहुत मज़ा आता है और शादी के बाद लड़कियाँ और भी खूबसूरत हो जाती हैं। मैं ना चाहते हुए भी हामी भर ली। बेगम साहबा ने मुझे नया लिबास पहनने को दिया और मुझे अपने शौहर के कमरे में छोड़ आई। घबराहट की वजह से मेरे कपड़े पसीने से शराबूर हो गए थे। फिर अगले ही लम्हे मैं समझ गई थी कि मेरी बेगम साहबा बच्चा पैदा करना क्यों नहीं चाहती, और उस दिन रोने की वजह भी सामने आ गई जब बेगम साहबा के शौहर ने मुझे बोला कि पहले पीछे से। शॉपिंग करने के बाद हम करीबी रेस्टोरेंट में लंच करने चले गए। लंच करने के साथ साथ हम दोनों बातें भी कर रहे थे। मैंने सामने से आती दो लड़कियों को देखा, उन दोनों में भी मुझे देखा। मैंने तो उन्हें एक सेकंड में पहचान लिया था, मगर उन्हें मुझे पहचानने में थोड़ी देर लगी थी और फिर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो मेरे पास आईं और कहा, क्या आप नौरीन हो? मैं अपनी सीट से खड़ी हो गई। हाँ, मैं नौरीन हूँ। वो मुझे हैरान नज़रों से सर से लेकर पाँव तक देख रही थी। उन्हें तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हम बहुत टाइम के बाद मिली थी, इसलिए एक दूसरे से मिलते हुए जज्बाती हो गई। मेरे शौहर कहने लगे, तुम इन्हें घर ले जाओ और जी भरकर बातें करो, मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूँ। हम तीनों को घर छोड़कर वो ऑफिस में चले गए। जब घर में दाखिल हुई तो ये बहुत बड़ा बंगला था, 5 कनाल के रकबे पर फैला हुआ। मैं मुलाजिम को चाय लाने का बोलकर उन लोगों को लेकर अपने कमरे में आ गई। मेरा कमरा बहुत शानदार था। एक विंडो लाउंज में खुलती थी, क्योंकि उस वक्त आगे से पर्दे हटे हुए थे, तो ये दिलकश नज़ारा साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? इतना बड़ा घर, इतना अच्छा शौहर और रुपया पैसा। तुमने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है? मैं अफसरदगी से मुस्कुरा दी। उनकी हैरानी तो बजा थी। कहाँ, मैं एक छोटे से तंग गलियों वाले किराए के घर में रहती थी। हमारे सर पे ना अपनी छत थी, ना कोई सहारा था। हम माँ बेटी अकेली थी, हमारे आगे पीछे कोई ना था। रिश्तेदार हमें गरीब समझकर मुंह नहीं लगाते थे। ऐसे में उसका हैरान होना तो दुरुस्त था कि मैं इतने बड़े घर में कैसे आ गई। एक छोटी सी कुर्बानी से मैंने ये सब कुछ पा लिया। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? वो बैक वक्त एक जुबान होकर बोली, हाँ, कुर्बानी वो कुर्बानी ही तो थी जो मैंने दी थी, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी। एक मोहब्बत पर मैंने दूसरी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मैं एक नौकरानी थी, लेकिन मालकन ने मेरे सिर्फ एक काम के बदले मुझे माला माल कर दिया। और ये इतनी सारी दौलत की मैं मालक बन गई। सारा, ये तुम क्या बहेलियां बुझा रही हो? तुम साफ बात क्यों नहीं कर रही? तुम जानती हो, जिस दिन 3 महीने का किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंकवा दिया था। हाँ, मुझे बेहद अफसोस है। उस दिन हम लोग घर पर नहीं थे, वरना ज़रूर तुम लोगों की मदद करते। जब हम लोग वापस आए थे, हमें मोहल्ले वालों की ज़ुबानी ये बात मालूम हुई थी। हमें मालिक मकान की और मोहल्ले वालों की संग दिली पर बहुत अफसोस हुआ था। मेरे अब्बू ने उनको खरी खरी सुना दी थी। उन्होंने कहा, आप लोगों को ख्याल करना चाहिए था। वो औरत जवान बेटी को लेकर कहाँ जाएगी? आप लोग एक दिन का तो इंतज़ार करते। फिर इन सब लोगों ने शर्मसार होकर सर झुका लिए थे। अबू ने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया। तुम लोगों के चंद गिने चुने रिश्तेदारों का हमें पता था। हमने इससे भी पूछा, मगर किसी को भी तुम लोगों को मालूम नहीं था। और आज मैं 5 साल के बाद तुम्हें देखकर हैरान रह गई। तुम कितना बदल गई हो सारा। तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम बावकार लगने लगी हो। तुम्हारी काया ही कैसे पलट गई यार। जब वहाँ से आ गई थी तो तुम्हारे पास तो चंद जोड़े कपड़े के और चंद बर्तन थे।
ہمارے لیے یہ سامان اٹھا کر چلنا بھی بہت مشکل کام تھا۔ تو یقین کرو گی، میرے پاس صرف 50 روپے تھے، صرف 50 روپے۔ آج کل کے زمانے میں 50 روپے میں کیا آتا ہے؟ اتنوں پیسوں میں نہ گھر کا نظام کر سکتی تھی، نہ ہم پیٹ بھر کر کچھ کھا سکتی تھی۔ بہت پریشان تھی کہ کیا کروں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے آنے جانے والوں کی نظریں مجھے کوفت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی آنے والے وقت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ شام کا وقت قریب تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا۔ رات کے وقت ہم کہاں پناہ لیتی؟ یہاں تو سب بیڑیے پھر رہے تھے، جو موقع کی طاق میں تھے، جو چیر پھاڑ کو تیار بیٹھے تھے۔ ہم دونوں چلتی ہی جا رہی تھی۔ ہمارے پاؤں سن ہو گئے تھے، بھوک سے برا حال تھا، ہونٹ پیاس سے خشک ہو گئے تھے۔ ایسے میں ہم دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے کے علاوہ اپنے رب کا ہی سہارا تھا۔ ہم دونوں کسی آس میں چلتی جا رہی تھی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اتنے میں کچھ منچلوں کا گروپ ہمارے پاس آیا۔ وہ مجھے چھیڑنے لگے تھے، مجھ پر ہم جملے کس رہے تھے۔ اپنی ماں کے سامنے ایسی باتیں سن کر میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنے میں وہ آیا تھا، مجھے وہ کسی فرشتے کی مانند لگا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میں ڈری سہمی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور میری امی سے اپنی کہانی بتائی کہ کس طرح مالک مکان نے گھر سے نکال دیا تھا اور کسی نے مدد نہیں کی۔ وہ سن کر افسردہ سا ہو گیا۔ ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، ایسے یوں جوان بیٹی کے ساتھ روڈ پر کھڑے رہنا اچھی بات نہیں۔ اس نے ایک رکشہ منگوایا، ہم دونوں کا سامان رکشے میں رکھوایا اور ہمیں رکشے پر بیٹھنے کو بولا، اور خود رکشے کے ساتھ ساتھ اپنی بائک چلانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا گھر آ گیا تھا۔ میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، پتہ نہیں اس کے گھر والے کیسا سلوک کریں گے، اور اگر یہ اپنے گھر میں تنہا ہوا اور وہاں کوئی عورت نہ ہوئی تو۔ سوچ سوچ کر میں تو جیسے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر آ گیا تھا۔ دروازہ کسی عورت نے کھولا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر تسلی ہو گئی تھی۔ وہ ہمیں گھر کے اندر لے گیا اور ہمارا سامان اٹھا کر لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا 5 مرلے کے پر بنا ہوا گھر تھا۔ اس میں 2 کمرے، ایک اسٹور کچن، ایک باتھ روم تھا۔ صحن میں 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک پہ ہم دونوں ماں بیٹی بیٹھ گئے، دوسری چارپائی پر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے ہمیں پانی پلایا اور اپنے بیٹے سے اشارے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میری امی نے اپنی کہانی سنائی۔ وہ بھی کافی دیر افسردگی سے بیٹھی رہی۔ بولی، بہن آپ پریشان نہ ہوں، جب تک آپ کا کوئی انتظام نہ ہو جائے آپ یہاں پر رہ سکتی ہو۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرا نام شبانہ ہے اور یہ میرا بیٹا زین ہے۔ اس کے ابو کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور اس گھر میں ہم دونوں ہی رہتے ہیں۔ اس وقت میں نے نظر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ خاصا خوبرو تھا، اس کی آنکھوں میں شرافت تھی۔ اسی وقت اس نے بھی میری طرف دیکھا، ہم دونوں کی نظریں ملی۔ میرے دل کو کچھ ہوا، میں نظر جھکا کر رہ گئی۔ پھر ہم سب نے کھانا کھایا اور ماں بیٹی اس عورت کے کمرے میں آ گئی اور زین دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ہم دونوں کو یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، پھر بھی ہم کسی پر بوجھ بن کر کیسے رہ سکتے تھے؟ میری تعلیم بھی بس میٹرک تک تھی۔ آگے پڑھنے کا شوق ہونے کے باوجود میں حالات کی وجہ سے پڑھ نہ سکتی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی میں کوئی ملازمت کروں؟ شبانہ آنٹی نے کہا، ایک عورت ہے، انہیں ملازمہ کی ضرورت ہے۔ ان کا بہت بڑا سا گھر ہے، بہت اچھی خاتون ہے۔ گھر میں بس میاں بیوی کے علاوہ ملازم ہیں، انہیں کچن کے کاموں کے لیے ملازمہ چاہیے۔ تم کہو تو میں بات کروں؟ میں نے کہا، جی آنٹی آج ہی بات کر لیں۔ پھر وہ مجھے لے کر اس گھر میں آ گئی۔ اس گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنا شاندار گھر میں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے دل نے شدت سے خواہش کی کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہی گھر ہو، مگر مجھے اپنی سوچ پر خود ہنسی آ گئی۔ بھلا مجھے ایسا گھر کیسے مل سکتا تھا؟ کار نے دروازہ کھولا، پھر ہمیں اندر لے کر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ ایک ادھیر عمر عورت تھی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، کھانا بنا لیتی ہو؟ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ پھر انہوں نے منہ سے سر آپ بیتی بتائی۔ ابو کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور امی لوگوں نے گھروں میں کام کرتے تھے جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ محنت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا اب مجھے ہی حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ باجی نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا اور ہمیں رہنے کے لیے کوارٹر بھی دے دیا تھا۔ ہم ماں بیٹی وہاں شفٹ ہو گئی۔ کبھی کبھی ہم شبانہ آنٹی سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمارا مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا تھا۔ ان کی بہت قدر کرنے لگی تھی۔ میری بیگم سے وقتی بہت اچھی خاتون تھی، بہت خیال رکھنے والی تھی۔ اس کے کہنے پر ہی میں نے اوپر پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔
वो पढ़ाई में मेरी बहुत मदद कर दिया करती थी और मुझसे ढेर सारी बातें भी करती थी। रात को जब मैं सोने के लिए लेटती तो ज़ैन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मुझे मुश्किल वक्त में सहारा देकर उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसके लिए मेरे दिल के जज्बात भर गए थे। मुझे लगा था कि मुझे उसके साथ मोहब्बत होने लगी है। ये एक बहुत अनोखा और खुशकिन एहसान था। उस दिन वो शाम के बाद हम लोगों से मिलने के लिए आया था। उसकी नज़र बहुत कुछ कह रही थी। वो खामोश होते हुए भी बहुत कुछ कह गया था। जब मैं उसको दरवाजे तक छोड़ने आई तो उसने मुझे कहा कि तुमने कौन सा मुझ पर जादू कर दिया है। बहुत याद आने लगी हो मुझे। आज तक किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। चाहता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। अगर तुम कहो तो मैं अम्मी से हमारे रिश्ते की बात कर लूँ। उसका इज़हार मोहब्बत मुझे हवा में उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैं भी दिल से यही चाहती थी, मगर इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे कहा शादी मैं आपके साथ ही करूँगी, मगर अभी नहीं, कुछ वक्त के बाद। वो खामोशी से मेरी बात मान गया। उसके बाद जब भी मुझे मिलता हर बात करता था। अगर शादी वो मेरी मर्ज़ी से ही करना चाहता था तो कोई मेरा ख्याल रखता। मुझे इतना चाहिए था। यह एहसास मेरे लिए बहुत खुशकिन था। मेरी बेगम साहबा बहुत अच्छी थी। जब उन्हें उदास देखती तो मेरा दिल भर आता। एक दिन मैंने उनसे उनकी उदासी की वजह पूछी तो गहरी सांस लेकर बोली, इतना बड़ा घर, इतनी ज़्यादा दौलत किस काम की? अगर मेरे बच्चे होते तो ये सब उनके काम आता, मगर अब मैंने कहाँ कहाँ से इलाज नहीं करवाया। मैंने मनते मुरादे मांगी, वजीफ़े किए, मगर मेरी खाली झोली नहीं भरी। वो हाथों के पैर में मुँह लेकर रोने लगी। मैं उनके दुख में दुखी थी, मगर हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। अगर उनकी औलाद नहीं थी तो इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी। पिछले कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। वो हर वक्त बीमार बीमार और थकी थकी सी रहती थी। उस दिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल में लेकर गई थी और चेकअप करवाने के बाद मुझ पर जो इंकशाफ हुआ उसे सुनकर मुझ पर आसमान टूट पड़ा। रिपोर्ट मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। मैं रखने से कासर थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं कितनी देर वहाँ पर बैठकर रोती रही और जब मैं घर वापस आई तो अपने क्वार्टर में जाने की बजाय सीधा बेगम साहबा के पास गई। अगर उस वक्त अम्मा के पास जाती तो वो मेरे चेहरे से हर बात जान लेती। मेरी हालत देखकर बेगम साहबा चौंक गई और मुझसे पूछा क्या हुआ है। जवाब में मैंने उन्हें सारी बात बताई। अम्मा को कैंसर था, मगर उन्हें उसका इलाज मुमकिन था। मेरी बात सुनकर बेगम साहबा भी अफसरदा हो गई। मैं दाढ़े मार मार कर रो रही थी कि अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊँ। थोड़ी देर तो बेगम साहबा खामोश बैठी रही, फिर बोली, ऐसा मुमकिन है, मैं तुम्हारी माँ का इलाज खुद करवाऊँगी। अगर पाकिस्तान में उनका इलाज मुमकिन नहीं हुआ तो हो सका तो उनको बाहर ले जाऊँगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। सच बेगम साहबा? हाँ बिल्कुल सच। मगर क्या बेगम साहबा? उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा और तुम माला माल भी हो जाओगी। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि यह तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बेगम साहबा की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप क्या कह रही हैं? अब खुलकर कहें, आपको मुझसे क्या काम लेना है? देखो सारा, तुम जानती हो मुझे औलाद की कितनी ख्वाहिश है। बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी अल्लाह पाक ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा। क्यों? इसमें भी उसकी कोई हिकमत होगी। मैं चाहती हूँ तुमसे बड़े, मगर ये शादी सिर्फ तब तक रहेगी जब तक तुम चाहोगी। तुम्हारी जो भी औलाद होगी वह तुम मुझे दे दोगी। उसके बाद तुम जहाँ चाहोगी तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगी और यूँ तुम्हें इतनी दौलत मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ठंडे दिल से मेरी बात पर गौर करो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैं बेजान कदमों से चलते हुए उठकर अपने क्वार्टर में आ गई। मैंने ज़मीन से सच्ची मोहब्बत की थी। उसकी मोहब्बत से दस्तबरदार होना मेरे लिए आसान काम नहीं था। दूसरी तरफ माँ थी जिन्होंने मुझे मोहब्बत का मफ़हूम बताया था, जिन्होंने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई थी, जो भूखी रहकर मुझे खाना खिलाती थी। माँ के कौन कौन से एहसान ना थे मुझ पर। अब मैं कल की मोहब्बत पर अपनी माँ की मोहब्बत की कुर्बानी दे देती। मेरे पास उनका इलाज करवाने का और कोई रास्ता नहीं था। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और सुबह बेगम साहबा का ये जवाब दे दिया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने मुझे खुशी से गले लगा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने शोहर को कैसे मनाया और अम्मा से कैसे बात की, इस बात से मैं बेखबर थी। मैं शाम को जब अपने क्वार्टर में गई तो अम्मा बहुत गौर से मुझे देखने लगी। वो मेरे दिल की बात जान गई थी। वो जान गई थी कि मैं ज़मीन के साथ मोहब्बत करती हूँ। वो माँ थी, वो मेरे दिल की बात कैसे ना जानती। मैंने उन्हें उनकी बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर मुझे बेगम साहबा अपने साथ मार्केट लेकर गई। मुझे मेरी मर्ज़ी के शॉपिंग करवाई। कभी जिन चीज़ों को देखने की मेरी हसरत थी
वो अब मेरी जगह थी, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल खुशी होने से इनकारी था। शायद इसलिए कि इस दिल पर जिसका कब्जा था उसका मालिक बदलने लगा था। मैं अफसरदा अफसरदा से घर लौटी। शाम को ही बेगम साहबा ने हम दोनों का सादगी से निकाह करवा दिया। वो मेरी बेगम साहबा के साथ पहली बार ज़्यादा मुलाकात थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे और दोनों बीवियों के हकूक़ का बहुत ख्याल रखते थे। उन्हीं के साथ में अम्मा को एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में लेकर गई थी। अम्मा का बहुत अच्छा इलाज हो रहा था। उनकी कीमोथेरेपी हो रही थी। सेहत की जान बढ़ रही थी। पहले की निस्बत बहुत बेहतर लगने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मगर उसके बाद वो सिर्फ 1 महीना हम लोगों के साथ रही। फिर वो हाल के हकीकी से जा मिली। अम्मा की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। उनकी ज़िंदगी में रही यहाँ पर आखिरी दफ़ा आया था। जब उसे मेरी शादी का पता चला तो वो वापस लौट कर नहीं आया। इस मुश्किल वक्त में बेगम साहबा और बेगम साहब मुझे बहुत संभाला। मुझे उन दोनों का बहुत आसरा था। भरी दुनिया में हम दोनों ही में वाहिद रिश्ते थे। बेगम साहबा ने कभी भी मेरे साथ सौतन वाला सलूक नहीं किया, बल्कि हमेशा एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। उन्हीं दिनों मुझे खुशखबरी मिली कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझसे ज़्यादा तो बेगम साहबा और साहब खुश थे। बरसों इंतज़ार के बाद इस घर में नन्हे कलियाँ खिलने वाली थी। खुशी और हंसी की आवाज़ें गूंजने वाली थी। किसी की शरारतों से ये घर महकने वाला था। बेगम साहबा बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मुझे बिस्तर से पाँव भी नीचे नहीं उतारने देती थी। मेरी डिलीवरी में थोड़ा ही सा ही वक्त था जब एक दिन बेगम साहबा मेरे होने वाले बच्चे की शॉपिंग करने गई। बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा, मगर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एहसास मेरी हालत में नहीं थी। मैं मार्केट जाती। उस दिन उन्होंने जी भरकर शॉपिंग की थी, पर उस दिन गाड़ी भी खुद ही ड्राइव कर रही थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी क्षेत्रों में बदल गई। उनकी लाश को पहचानना भी मुश्किल था। उनकी मौत ने मुझे बहुत अफसरदा कर दिया था। और बेग साहब भी बहुत ज़्यादा उदास थे। उनकी बरसों की रफ़ाकत छूट गई थी। वो ज़िंदगी की तरफ बहुत मुश्किल से वापस आए थे। उन दिनों अल्लाह पाक ने मुझे एक बहुत सा प्यारा बेटा अता किया। उसको देखकर मेरी आंखें नम हो गई। कितना इंतज़ार किया था बेगम साहबा ने आज के दिन का। वो कहती थी, जब तुम्हारा बच्चा होगा सबसे पहले उसको मैं उठाऊंगी, उसे मैं अपने पास रखूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। मगर अब जब वो इस दुनिया में आया तो वह खुद इस दुनिया से रूठ गई थी। बेगम साहबा का काशान नाम बहुत पसंद था। मैंने अपने बेटे का नाम काशान रखा था। काशान हूबहू बेग साहब की कापी था। वो इस बात पर फूले ना समाते थे। बेटे को पाकर वो हाथ से ज़्यादा खुश हो गए थे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। मेरे दिल से उदासी आहिस्ता आहिस्ता छूटने लगी थी और मैं खुश रहने लगी थी। मैंने अपने लिए बहुत सी सरगर्मियां तलाश कर ली थी। मैं अक्सर बेग साहब के ऑफिस भी जाने लगी थी। जब मैं उनके बेटे को उठाकर ऑफिस में जाती तो खुशी से खिल उठते और सारे काम छोड़कर उसको गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगते। 2 साल के बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक और बेटा अता किया। मेरी मसरूफियात भी बढ़ गई। अब 2 बेटों की माँ बन चुकी हूँ। अब मेरे पास हर चीज़ है जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी। मेरे दोनों बेटे स्कूल गए हुए हैं, वरना मैं तुम लोगों को ज़रूर उनसे मिलवाती। बस ये है मेरी आप बेटी निमरा और सादिया की आंखें मेरी कहानी सुनकर नम हो गई थी। यार, आंटी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तुमने हमें बिल्कुल ही गैर कर दिया। एक बार तो मिलने के लिए आ जाती। हमसे आराम बरसों का रिश्ता था।